हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को, जिसमें हमने अपना लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था बेटा फैराडेज लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टेंस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन होती है कंडक्टर्स की, अपनी अर्ली क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी। कंडक्टर कौन होते हैं? जो अपने अंदर से, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करें पास होने के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है कंडक्टर। अब कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन से होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट या फिर चार्ज फ्लो किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ऐसे कंडक्टर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हमारे कौन से होते हैं? जितने भी मेटल्स हैं वो सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कौन से होते हैं? जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयंस होते हैं ना, चार्ज्ड पार्टिकल्स। एटम के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, लेकिन आयंस हैं, चार्ज्ड पार्टिकल हैं, एटम है, तो जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, ऐसे कंडक्टर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी कि जब उसको पानी में डिसॉल्व किया गया हो तो हम उसे एक्वस लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है? दोनों में मेजर डिफरेंस ये आता है कि जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या फिर देयर इज़ नो चेंज इन कंपोजिशन। जो भी वो सब्सटेंस है उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता। अब जैसे आयरन की एक रोड है आपके पास, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या वो आयरन से चेंज होकर के कुछ और बना लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसके एटम्स की जो भी अरेंजमेंट है वो वही रहेगी, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे वो सेम रहेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन टेक प्लेस। चेंज इन कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज होने का मतलब क्या है? जो भी आपका इनिशियली सब्सटेंस था उससे कुछ अलग बन जाएगा, कुछ नया बन जाएगा। जैसे अभी मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा? NaCl प्लस वाटर। अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो NaCl डिकम्पोज होकर के बन जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर भी डिकम्पोज हो सकता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो ऐसा करने पर क्या होगा? अलग अलग आयंस हो गए। जो केमिकल कंपोजिशन पहले थी वो नहीं रही, वाटर था, सॉल्ट था, अब नहीं रहा, चेंज होकर के कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर बनने की गुंजाइश है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा चेंज क्या होगा? केमिकल चेंज। और जब भी आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो केमिकल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो केमिकल चेंज नहीं होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंडक्टर्स। अब कंडक्टर को जानने के बाद हम कुछ टर्म्स जानते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से या फिर कंडक्शन से ही रिलेटेड हैं। देखिए वो टर्म्स क्या क्या आती हैं हमारी। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रेजिस्टेंस।
फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे आप ये सभी चीज़ें, नहीं भी पढ़ी होंगी वैसे तो आ जाती हैं 8th क्लास 10th क्लास में। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जो उसको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकती है, बेसिकली उसे हम कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। यानी कि जो क्या करे, प्रिवेंट करे किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी आपका कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। जैसे मैं आयरन और रबर की बात करूँ तो रबर का नेचर ये है कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा ऑफर करता है। आयरन का ये है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। उसके बाद रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आ जाती है वो क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस करंट को रोकना, कंडक्टेंस करंट को पास होने देना। यानी कि इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो रेसिप्रोकल कह सकते हैं। यानी कि कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा हम कैपिटल जी से, तो वी कैन से कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनकी यूनिट्स क्या हैं, इनको मेजर कैसे करते हैं। तो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम, तो कंडक्टेंस की क्या होगी, इट इज ओम रिवर्स एक तरह से, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, ठीक है। या फिर इसको MHO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक और टर्म होती है साइमन्स, इसमें भी मेजर कर सकते हैं। साइमन को डिनोट करते हैं कैपिटल S से। ये तीनों ही यूनिट्स यूज करी जा सकती हैं कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, तीनों ही SI में ही काउंट होंगी। उसके बाद कंडक्टेंस की जब हम बात कर लेते हैं, देखिए रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी किसको कहेंगे, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वहीं से हमारे पास निकल कर आएगी रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का, किसी भी कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर की लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के। 10th क्लास में पढ़ते थे ना कि कोई आपके पास रोड है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, दूसरी रोड है जिसकी लेंथ कम है, तो बताइए रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, एक थिक रोड है, एक थिन रोड है, तो बताइए रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा। देखिए अगर थिक होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली का मतलब समझते हैं ना। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं साथ ले आती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर इन दोनों को मैं साथ लिख देती हूँ तो क्या बन जाएगा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर है। और हम जब भी प्रोपोर्शनल आता है तो उसको हटाते हैं ज़रूर, और हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टेंट, दैट इज़ रो। अब रो क्या है, रो है हमारे पास रेजिस्टिविटी, रो इज़ रेजिस्टिविटी। क्लियर। अब रो की हमें यूनिट्स चाहिए कि रो को मेजर कैसे करते हैं। जैसे आर की यूनिट क्या थी, ओम थी, कंडक्टेंस की भी यूनिट थी, साइमन्स थी, वैसे कि रो की यूनिट्स क्या होंगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। वी हैव द फॉर्मूला, सॉरी वी डोंट हैव द फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हमें सिर्फ रो चाहिए यहाँ पर, तो बेटा जो चाहिए उसको एक तरफ लिखिए, बाकी उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ भेज दीजिए। एरिया यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ रो। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी यूनिट्स। देखिए ऊपर फॉर्मूला में जो जो चीज़ें हैं उनकी यूनिट रख दीजिए। आर की यूनिट क्या होगी बेटा, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो ऐसे हमारे पास यूनिट आ जाती है ओम मीटर। लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ क्या कर रहे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं ओम सेंटीमीटर। क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक सेल के बारे में।
जो कि हो सकता है ऐसे कंटेनर्स में हो जो बीकर्स होते हैं या फिर कोई दूसरे बट छोटे कंटेनर। हम अभी लार्ज स्केल पर बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे में मेजरमेंट मीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो चीज़ें हैं हमारे पास वो सेंटीमीटर की रेंज में ही हैं, तो इसीलिए हम एसआई ही रहेगी यूनिट, बट स्टिल वी यूज़ ओम सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखिए, अगर ओम मीटर है तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है, बट दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट थिंग। न्यूमेरिकल्स में आपको ज़्यादातर यही वाली वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगी। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था रेजिस्टेंस, फिर हमने पढ़ा कंडक्टेंस क्या होता है, तो अब रेजिस्टिविटी जो हम पढ़ चुके हैं, तो अब बारी आ जाती है कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि रेजिस्टिविटी के साथ जो भी चीज़ें उसके साथ रिलेट कर रही हैं, अगर उनको स्पेसिफाई कर दिया जाए, स्पेसिफाई का मतलब होता है आपको एग्जैक्टली पता हो कंडक्टर की लेंथ क्या है, एरिया क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपका रो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? आर के। जब चीज़ें क्या होती हैं? स्पेसिफाई। लाइक मैं अगर आपको कह दूं कि आपने जो भी कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे में क्या हुआ, अगर मैं दोनों की वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो रो विल बी इक्वल टू द आर, और आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो जब चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं तब आप रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को तो हमने जान लिया, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी या फिर इसको भी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट था, यानी रेसिप्रोकल था, वैसे ही कंडक्टिविटी भी रेजिस्टिविटी के क्या होगी? रेसिप्रोकल होगी। नाउ कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय के एंड के इज कॉल्ड कप्पा। एक ग्रीक लेटर है बेटा ये कप्पा, और कप्पा किसके इक्वल होगा? 1/रो के इक्वल होगा, यानी रेजिस्टिविटी का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं चीज़ें फाइंड आउट करना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास रो का फॉर्मूला तो है ही, तो एक बार पुट कर देते हैं। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो क्या है? आर ए अपॉन एल। अब एल घूम फिर के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो एल ओवर आर इंटू में ए, ये आ जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू? कंडक्टिविटी या फिर कप्पा की वैल्यू। तो यहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं, क्लियर है? हो गया क्लियर यहाँ तक? अब हमें कंडक्टिविटी तो मिल गई है, लेकिन हमें इतना बड़ा फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा। इन केस कब नहीं पसंद आता? जब न्यूमेरिकल में चीज़ें ये वाली गिवन ना हो। इनके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें दे दी जाएं, जैसे कि सेल कांस्टेंट नाम से कोई टर्म दे दी जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा? देखिए, L upon A is also known as cell constant। L upon A को सेल कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, और सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। फॉर्मूला चेंज करते हैं, L upon A is सेल कांस्टेंट, और 1/R क्या होता है? कंडक्टेंस, जिसको हम क्या लिखते थे? G। तो कप्पा कैन बी इक्वल टू G इंटू में G स्टार, यानी कि कंडक्टेंस इंटू में सेल कांस्टेंट। अब अगर कंडक्टेंस के टर्म्स में ना हो तो कोई नेसेसरी नहीं है चेंज करना, 1/R भी लिख सकते हैं, ऊपर G स्टार भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारी क्या? कंडक्टिविटी, जो कि किसके बराबर है? इसका खुद का एक फॉर्मूला बन चुका है अब यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला क्या है? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। देखिए पहले क्या करते थे ना कि हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल होता था, ठीक है, एक लंबा चौड़ा सा एपरेटस जिसमें 2 प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड लगाई जाती हैं। एनसीईआरटी की बुक खोलकर देखना, एक ब्लू कलर का दिखाई दिया होगा, उसके जस्ट बाद व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया होगा। तो उसका हम इस्तेमाल करते थे पहले, उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस कनेक्ट करते, फिर इसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस फाइंड आउट होता कंडक्टिविटी सेल का, उसके बाद उसकी रेजिस्टिविटी एंड देन कंडक्टिविटी पर हम आते थे। लेकिन नाउ हमारे पास एक चीप मेथड है डायरेक्ट कंडक्टिविटी निकालने का, और वो क्या है?
सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट जब आपको बस लेंथ पता हो, एरिया पता हो और रेजिस्टेंस पता हो, अगर ये 3 चीज़ें पता हैं तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू किसकी आ जाती है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसकी एसआई यूनिट आप मुझे बताएंगे कि क्या होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी की जैसे हमने फाइंड आउट की है वैसे ही इसकी ध्यान रखिएगा कि इसका एक अलग नाम भी था, लाइक कंडक्टेंस हम किस में मेजर कर रहे थे, साइमंड्स में, तो वो भी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब काफ़ी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थी टॉपिक की वो हम कर चुके हैं। ये करने के बाद अब हमारे पास आता है मेन मेन्यू, यानी कि मेन टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मेन उसी को कहा जाता है जिसकी इम्पोर्टेंस होती है, और वो है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, कंडक्टिविटी जैसी टर्म हम तब तक ही यूज़ करेंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, ज़्यादातर बात उसी के बारे में हो रही होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो अब वो जो भी सेल है, जो भी कंडक्टेंस वहाँ पर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है बेटा जो आयंस उसके अंदर घूम रहे हैं उसकी वजह से, जो अभी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी वजह से। अब उस इलेक्ट्रोलाइट की हमने क्वांटिटी देखनी है, कंसंट्रेशन देखनी है कैसी है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी कि जब व्हेन द कंडक्टिविटी या फिर कितनी कंडक्टिविटी हो रही है, व्हेन द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, किसकी वजह से कंडक्टिविटी हो, 1 मोल ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। आपका पूरा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पर हमने चीज़ें थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज कर दी हैं, यानी हमने ले लिया 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम। जो भी वो इलेक्ट्रोड्स थी, मान के चलिए आप जिस भी आपने जो भी अपना एपरेटस सेट किया हुआ है, जो भी कंटेनर्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 1 लीटर, करेक्ट है। अब इसमें जो भी आपने इलेक्ट्रोड्स फिट करी हैं, इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उस दायरे में आपके आयंस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम स्पेसिफाई कर देते हैं और आपकी ये जो भी कंसंट्रेशन है उसको क्या लेकर चलते हैं, 1 मोल, कि आपके आयंस टोटल कितने हैं, 1 मोल हैं, उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी हो रही है उसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर है। अब मोलर कंडक्टिविटी को इससे डिनोट करते हैं, नो व्हाट इज दिस, दिस इज लैम्डा, क्या है ये, लैम्डा। लैम्डा एम किसके बराबर होगा, कप्पा पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। अब कप्पा हम कितना ले रहे हैं, कप्पा ले रहे हैं हम पर 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सीधी सीधी नहीं होती, अब हम बात कर रहे हैं मोल्स की, और जब भी मोल्स की बात करी जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, सीधी सी बात है। तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें ले रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन को किस में दिखाएंगे, मोलैरिटी में, और पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए ये कैसे फॉर्मूला आ जाता है हमारा, कप्पा इंटू 1000 पर यूनिट मोलैरिटी। यहाँ तक क्लियर है, बताइए। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हम देख चुके, अब बात करेंगे बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो बनेगा 100%, मतलब बोर्ड में 100% और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है इनके वेरिएशन से, और वेरिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरिएशन को समझने के लिए पहले इनको समझना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, वही सेटअप अपना पुराना वाला वही है, सेम। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स की जो भी एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ जो है वो कितनी रहेगी, उनके बीच का जो सेपरेशन गैप है वो कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, 1 वॉल्यूम 1 यूनिट ही हमने क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। लेकिन अब वो किस वजह से थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोल्स आयंस इन मोल्स। अब है ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। टर्म चेंज हो गई है, बस चीज़ें वही हैं। अगर मोल्स में मेजर कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, अगर ग्राम इक्विवेलेंट में मेजर कर रहे हैं तब कौन सी कंडक्टिविटी कही जाएगी, इक्विवेलेंट। चेंज फॉर्मूला में भी थोड़ा ही आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन तो होती ही है हमारी, लेकिन अब यहाँ पर जैसे हमने वहाँ लिया था मोलैरिटी, क्योंकि हम मोल्स की बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पर आ जाएगा बेटा नॉर्मैलिटी। क्योंकि नॉर्मैलिटी का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो नॉर्मैलिटी में हम क्या लेकर चलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो जब ग्राम इक्विवेलेंट की बात आ जाएगी तो यहाँ पर आपको किससे रिलेट करना है, नॉर्मैलिटी से रिलेट करना है, दैट्स इट। और इसकी भी यूनिट्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी हो या ग्राम इक्विवेलेंट हो, क्या है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, दोनों की यूनिट्स क्या रहेंगी, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इतने तो आई थिंक आप कैपेबल हो गए हैं कि यूनिट्स फाइंड आउट कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन वाला, जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगला कॉन्सेप्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज़ वेरिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरिएशन इन द कंडक्टिविटी। हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आता ही आता है, तो वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे पास टॉपिक बचे क्या हैं इस यूनिट में से, वेरिएशन बचा है, कोलरास लॉ बचा है, उसकी एप्लीकेशन बढ़ेंगे, एंड फाइनली सेल एंड बैटरीज, जिसमें से सेल का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, बैटरी है हमारे पास लेड एसिड एक्यूमुलेटर। तो मैक्सिमम जस्ट इन 2 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस यूनिट। उसके बाद आएगा हमारा 1 शॉर्ट NCERT लेक्चर, सो वेट फॉर दैट एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू ऑल।